नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आज की क्लास को लेकर के। और जो हम मॉक टेस्टों की सीरीज में चल रहे थे, प्रतिदिन 10 प्रश्न धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन जरूर हम शिखर तक पहुँचेंगे, सारी चीज़ें सीख पाएंगे। हर प्रश्न जो एग्जामिनर पूछेगा उसका उत्तर हमारे पास होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और स्टार्टिंग कर रहे हैं आज की क्लास की। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए, और एक बार कमेंट कर दीजिए वॉइस क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है ना, ताकि मैं मेहू चौधरी राम राम सर राम राम। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। और आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो है वही राजस्थान के इतिहास के मॉक टेस्ट। 6वां मॉक टेस्ट चल रहा है, नंबर 6, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट मैं अब तक करा चुका हूं और बार बार एक ही बात कहता हूं कि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। आपको जीके में कुछ आता है या नहीं आता है, आप ये क्लास लेते रहिए, धीरे 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 आपको बहुत कुछ आने लग जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। ज्यादा प्रश्न भी अपन डेली नहीं कराते हैं, केवल 10 प्रश्न लेकर के चलते हैं और 10-10 प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है जहां अपन बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, है ना। बहुत सारी नई नई चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 बार अब तक राजस्थान के एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो 8-8, 10 बार आ चुके हैं। तो चलिए गुंजन, राधे राधे सर, राधे राधे गुंजन जी। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारी क्लास 4:30 तक रहती है। 30 मिनट में अपन 10 प्रश्न, 10 प्रश्न होते हैं, वास्तविकता में तो वो 30-40 प्रश्न होते हैं जो 10 प्रश्नों में बंधे हुए होते हैं। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ लेकर के आता हूं मैं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पशु परिचर है, चाहे वो हॉस्टल का है, हॉस्टल वार्डन की जो जगह निकली है, चाहे वो एलडीसी है, चाहे वो सीईटी है ना, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे अपन बात करें बीएसटीसी से लेकर के और आरएएस प्री तक में ये क्लासेस आपके काम आने वाली हैं। कहीं भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे मैंने प्रश्न नहीं उठाए हों। जेईएन वेईएन, है ना, वनपाल, पटवार, पुलिस, सारी चीजें लेकर के अपन चल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चलिए चलते हैं आगे, विद्यार्थी जुड़ गए हैं। पहला प्रश्न मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पर है और टाइमिंग यहाँ चल रहा है गुंजन जी। पहला प्रश्न आज का मॉक टेस्ट 6वां चल रहा है और मॉक टेस्ट 6वें का पहला प्रश्न है। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। राणा सांगा वाह है बेटा, ये अलग है ना। राणा सांगा वाह बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ, है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिए। राणा सांगा क्या है ये, राणा सांगा वाह बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ। ऑप्शन 1527, 1576, 1303 और 1557। अब तक ये प्रश्न 4 बार पूछा जा चुका है राजस्थान के एग्जाम में, ठीक है। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ। चलिए टाइम अप हो गया है, मैं आपको बताता हूं राणा सांगा और बाबर के मध्य कब युद्ध हुआ। तो मित्रों जो निर्णायक युद्ध था वो हुआ है 1527 में, राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में 1527 में हुआ है। इसके बाद बात करें तो 1576 में हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। कब हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में हुआ है। किस किस के मध्य हुआ था आपको पता ही है, ठीक है। बात करें 1303, तो 1303 में हुआ है चित्तौड़ का साका, है ना। चित्तौड़ का क्या हुआ है, साका हुआ है 1303 में। और बात करें 1557 की, तो 1557 में हरमाड़ा का युद्ध हुआ है। किसका युद्ध हुआ है, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का जो युद्ध है वो हुआ है, कब हुआ है, 1557 में हुआ है। हरमाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो याद रखिए शेर शाह का सेना नायक था हाजी खां। कौन था, हाजी खां। हाजी खां शेर शाह सूरी का सेना नायक था वर्सेस उदय सिंह, मेवाड़ वाले उदय सिंह। इन दोनों के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ है, ठीक है। हाजी खां वर्सेस उदय सिंह के मध्य हुआ है। 1557 में युद्ध हुआ है हरमाड़ा का। 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ है, बिल्कुल 1527 सही था। 1303 में क्या हुआ है, चित्तौड़ का साका मैंने आपको बताया था, है ना।
1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीत लेता है। 1301 में जीता था क्या, रणथंबोर। 1303 में जीतता है चित्तौड़। 1308 में जीता है सिवाना, ठीक। और फिर 1311 में जीत लेता है जालौर। और सबके नाम बदलता है। कल प्रश्न भी था कि नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो वो सारे प्रश्न थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। 1576 में किसका युद्ध हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध। क्लियर है मित्रों। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य, है ना। अब मैं थोड़ा सा हल्दी घाटी के युद्ध में बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का, इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अपन और जानकारी ले सकें, ठीक है। जल्दी से ले लो, और आई थिंक ले लिया होगा। अब बात करेंगे केवल हल्दी घाटी के युद्ध की, ठीक है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है कब, 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में आपको बता दूं अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, है ना। 1576 में कौन कौन था, अकबर वर्सेस राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, इन दोनों के मध्य 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय एकमात्र इतिहासकार बदायूं था, ठीक है। इस युद्ध में एक मुगल इतिहासकार था, कौन, बदायूनी। और बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा विवरण लिखा है सर, आंखों देखा विवरण लिखा है किसने, बदायूं ने। तो आप याद रखें कि बदायूं ने आंखों देखा विवरण लिखा है इस युद्ध का, ठीक है मित्रों। और आगे बात करें, बदायूं ने इस युद्ध का आंखों देखा क्या लिखा है, विवरण लिखा है। और इसने इस युद्ध को कहा है गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। इसके नाम पूछे जाते हैं, तो याद रखना हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है, ठीक है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन कहता है, टॉड। टॉड क्या कहता है इसको, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन कह रहा है, कर्नल जेम्स टॉड का है। याद रखिए इससे मिले जुले कम से कम 50 प्रश्न आ चुके हैं अब तक। तो मेवाड़ के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूनी ने कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को, तो याद रखना है कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और याद रखना है आपको अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है। कौन सा युद्ध कहता है, खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध कौन कह रहा है, अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कह रहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन कह रहा है, टॉड, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये प्रश्न कई बार अलग अलग रूप से पूछा गया है कि किसने खमनौर का युद्ध कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को, तो याद रखेंगे अबुल फजल ने कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली टॉड ने कहा है, और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूं ने कहा है, ठीक है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूं ने कहा है। चलिए ये आपका पहला प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, बहुत अच्छा, शानदार। अभी मैंने यही नहीं बताया था बस, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, या बता दिया है, बता दिया तो फटाफट टिक करके बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। कमेंट करके बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में, बिल्कुल गुंजन, 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, क्लियर। तो 1576 में हो गया अपना हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में हुआ है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि सर 1597 में क्या हुआ है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, बता दिया मैंने आपको। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया, खमनौर का युद्ध कहा गया, गोगुंदा का युद्ध कहा गया, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसके अलावा बताऊं आपको कि 1597 में क्या हुआ है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है, 1597 में। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है बेटा। और ये महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई है, याद रखना, चावंड इनकी राजधानी थी। चावंड के पास एक जगह पड़ती है बाड़ोली, कहाँ, चावंड के पास, ये स्थान पूछा गया है कई बार, बाड़ोली नामक स्थान पर, है ना। कहां पर, बाड़ोली नामक स्थान पर, चावंड के पास बाड़ोली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। कब हुई है, 1597 में। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड के पास बाड़ोली नामक जगह पर हुई है। और एक और विशेष बात जो प्रश्न पूछे, देखिए ये अलग अलग प्रश्न है, क्या आपसे पूछ सकता है हल्दी घाटी, ये
महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? तो चावंड के पास बाड़ोली नामक स्थान पर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पर? बाड़ोली नामक स्थान पर 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी? महाराणा प्रताप की। आई थिंक आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी। देखिए युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। 1597 में क्या हुआ? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है चावंड के पास बाड़ोली नामक स्थान पर। याद रहेगा कहाँ हुई है? चावंड के पास बाड़ोली नामक स्थान पर 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। और यहाँ पर कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप की मृत्यु वाले स्थान पर 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। कहाँ? बाड़ोली नामक स्थान पर, चावंड के पास। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं 1544 में क्या हुआ। 1544 में क्या हुआ? 3 डेट ली थी अपन ने। 1544 में क्या हुआ? 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु याद रखनी है, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है? 1597 में। बात कर रहे हैं 1544 में क्या हुआ। तो 1544 में मित्रों एक महान युद्ध हुआ जिसे कहा गया गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। क्या था युद्ध? आपको बताता हूं। तो गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? पहली बात तो ये, तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो हुआ है शेरशाह वर्सेस मालदेव के मध्य। किसके मध्य है? शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ है गिरी सुमेल का युद्ध। क्लियर? शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है। और ये वही युद्ध था, आपको याद हो, जिसमें शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, किसके लिए? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसके लिए? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो प्रश्न ये भी बना था एलडीसी 2016 में कि बताइए कौन से युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आपको याद रखना है कौन सा युद्ध है ये, है ना। एक मुट्ठी बाजरे के लिए, एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा? सूरी ने, मतलब शेरशाह सूरी ने। क्या कहा? एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कौन से युद्ध के लिए? गिरी सुमेल का युद्ध 1544, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि सर ये क्या है वो क्या है। डेट्स हैं, कंफर्म आपको याद रखनी पड़ेंगी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? कल बताया था। आज बताया महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है? 1597 में, ठीक। कहाँ हुई है? ये पूछा जाता है। बाड़ोली नामक स्थान पर, चावंड के पास। 8 खंभों की छतरी है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु याद रहेगी। बात कर रहे हैं अपन 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव के बीच हुआ है। इसमें ही कहा था शेरशाह सूरी ने कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, है ना। एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगला प्रश्न आप लोगों के आगे है, आंसर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वास्तव में उनके लिए शानदार क्लास रहेगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देख लेना, मिला करके बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें से, है ना। बहुत कुछ मिलेगा। राजस्थान का कोई भी एग्जाम, राजस्थान का कैसा भी एग्जाम आप देने जाओ। चलिए अगला प्रश्न, किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? सर ये आरएएस का क्वेश्चन है। आरएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न। आरएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि किसे भट्टाचार्य के रूप से जाना जाता है या किसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से, बताइए किसे कहा जाता है। चलिए समय हो गया कंप्लीट। कब आया है प्रश्न? मैंने आपको बताया अभी आरएएस में पूछा गया है। कब पूछा गया है? आरएएस। इसके अलावा आरपीएससी हेडमास्टर 2012, आरपीएससी हेडमास्टर 2012 में आप पेपर उठा लेना। आरपीएससी 2012 में पूछा गया है। आरएएस प्री में पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है क्योंकि एक नया नाम मिलता है यहां देखने को। क्या मिलता है? अभिनव भट्टाचार्य नाम मिलता है। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा गया है? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? नहीं सर, अभी किसी ने कमेंट नहीं किया। चलिए बता दूं, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है मित्रों। किसको जाना जाता है?
महाराणा कुंभा, याद रखना महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा के और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, महाराणा कुंभा के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि महाराणा कुंभा को और क्या कहा जाता है, तो आपको बता दूं संगीत का प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संगीत के प्रेमी थे, संगीत के क्या थे, प्रेमी थे, संगीत से प्रेम करते थे, इसीलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा आपको और बता दूं, राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि होने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहा गया है। क्या कहा गया है, उपाधि बता रहा हूं, इनकी उपाधि याद रखना, पूछी जाती है, क्या, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कहा गया है इनको, ठीक है, और अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। और क्या कहा गया है, तो और मित्रों आपको बता दूं, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राण रासो भी कहा गया है। क्या कहा गया है, राण रासो, राण रासो भी कहा गया है। इसके अलावा और बता दूं इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। पहाड़ी दुर्ग का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु भी कहा जाता है। हाल गुरु, कौन सा गुरु कहा जाता है, हाल गुरु कहा जाता है राणा कुंभा को। हिंदू सुल्तान, राण रासो, हाल गुरु, है ना, अभिनव भट्टाचार्य, ये सब कहा जाता है। इसके अलावा बता दूं, राजनीतिक सिद्धांतों की दक्षता के कारण इनको राजगुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजगुरु भी कहा जाता है। किसको, मिस्टर कुंभा को, किसको, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा की उपाधियां ध्यान रखनी है आपको, अक्सर कर पेपर में पूछी जाती हैं। क्लियर। क्या है, किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा कुंभा, राणा हम्बीर, है ना, राज सिंह या महाराणा भीम सिंह। तो याद रखिए महाराणा कुंभा को कहा जाता है संगीत का प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान कहा जाता है, राण रासो कहा जाता है, हाल गुरु कहा जाता है, राजगुरु कहा जाता है। ये सभी किसकी उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। क्लियर। अब बात करें हम राणा हम्बीर की, तो राणा हम्बीर को बेटा विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ये तो हो गई इनकी, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो, ठीक है। अब हम एक एक की बात करते हैं। तो देखिए एक एक की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले लेते हैं राणा हम्बीर को। राणा हम्बीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है हम्बीर को। इसके अलावा और क्या कहा जाता है, तो वीर राजा और प्रबल हिंदू, है ना, इसकी उपाधियां हैं वीर राजा और प्रबल हिंदू, प्रबल हिंदू, ये इनकी उपाधियां हैं। किसकी, राणा हम्बीर की। राज सिंह को क्या कहा जाता है, यदि राज सिंह की बात की जाए तो राज सिंह को कहा गया है विजय काटू, काट कातू, है ना, क्या कहा गया है, विजय कटा कातू, है ना, विजय कटा कातू, विजय काटा कातू कहा गया है। किसको कहा गया है, विजय काट कातू, विजय काट कातू कहा गया है राय सिंह को। बात करें भीम सिंह की, तो भीम सिंह कौन है, भीम सिंह याद है आपको, महाराणा भीम सिंह वही थे। कौन से भीम सिंह, मेवाड़ के वो शासक जिन्होंने कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया था जयपुर और जोधपुर की लड़ाई की वजह से, है ना। तो याद रखना है जयपुर जोधपुर की जो लड़ाई हुई थी, तो उसके कारण भीम सिंह जी ने, मेवाड़ के वो शासक हैं जिन्होंने कृष्णा कुमारी, इनकी पुत्री थी, उसको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। कल भी बताया था, जयपुर व जोधपुर की लड़ाई के कारण, जयपुर व जोधपुर की लड़ाई के कारण। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है, गुंजन क्लियर है सर। चलिए बहुत अच्छा, दोबारा देख लीजिए। महाराणा कुंभा मैंने आपको बताया उपाधियां बहुत सारी हैं। राणा हम्बीर को कहा जाता है विषय घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू, ठीक है। राज सिंह को कहा जाता है विजय कटाकातू। और फिर महाराणा भीम सिंह कौन है, कृष्ण कुमारी को जिन्होंने जहर दे दिया था, किसके कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर। कल भी बताया था ये प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न हैं बेटा जो बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हुमायूं को राखी किसने भेजी। बहुत अच्छा, राखी का त्योहार रक्षाबंधन आता है हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदुओं में रक्षाबंधन आता है। बात हो रही है हुमायूं को राखी किसने भेजी। अब तो कृष्ण कुमारी तुम्हें याद हो गया होगा, जो बच्चा रोज क्लास ले रहा है उसको तो कृष्ण कुमारी रट गई होगी कि कृष्ण कुमारी तो नहीं थी, कृष्ण कुमारी वो थी जिसे जहर दिया गया। किसके द्वारा, भीम सिंह के द्वारा, इसके पिता के द्वारा, है ना। कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक थे। क्यों दिया गया, जयपुर व जोधपुर में लड़ाई होने के कारण। बताओ कृष्ण कुमारी कितनी बार आई और कितनी बार मैंने आपको रटा दी है। अब यही तो फायदा है इस क्लास का, यदि आप किस क्लास को कंटिन्यू लोगे, सारी क्लासेस आप अटेंड करोगे, तो आपको पता चलता रहेगा एक एक राजा और एक एक
उसका नाम रट जाएगा, उसका काम रट जाएगा। भीम सिंह याद हो गया, महाराणा भीम सिंह मेवाड़ का। कौन? कृष्णा कुमारी का पिता, जिसने कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? जहर दे दिया। कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? जहर। अब यहां पर वही आ गई, हुमायूं को राखी किसने भेजी? कृष्णा कुमारी ने नहीं भेजी भैया, इसको तो जहर दे दिया था भीम सिंह ने। मेवाड़ का राजा था, क्यों दिया था? जयपुर जोधपुर की लड़ाई के कारण। बात करते हैं कर्मावती। क्या कर्मावती ने राखी भेजी थी क्या? याद करो जरा, क्या कर्मावती ने राखी भेजी थी क्या? बिल्कुल सर। राणा सांगा की हाड़ी रानी, राणा सांगा की हाड़ी रानी जो थी कर्मावती, उनके अल्पवयस्क पुत्र था विक्रमादित्य। कौन? सुनना, राणा सांगा की रानी थी कौन? इसकी रानी थी कर्मावती, ठीक है। और दोनों का पुत्र कौन था? राणा सांगा और रानी कर्मावती। राणा सांगा व रानी कर्मावती का जो पुत्र था वो था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि विक्रमादित्य था छोटा, ठीक। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद यदि हम बात करें, बी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बेटा। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो राणा सांगा की जो हाड़ी रानी थी कर्मावती, इनका जो अल्पवयस्क पुत्र था विक्रमादित्य। बात है 1531 की बात है। तो विक्रमादित्य जो था वो बालक था, और उस समय पर 1531 से 1536 के बीच की बात है। तो उसके शासन काल में 1535 में, कब की बात है? 1535 में। 1535 में गुजरात का शासक कौन था? बताऊं आपको, 1535 में गुजरात का शासक था बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। तो गुजरात का शासक बहादुर शाह अटैक कर देता है, कहां? चित्तौड़ पर। दोबारा सुन लो, क्या हुई थी बात ये हुई थी कि राणा सांगा और कर्मावती का जो पुत्र था विक्रमादित्य, वो छोटा था। तो उसी समय क्या होता है, गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह फायदा उठाता है और चित्तौड़ पर क्या कर देता है? अटैक। तो चित्तौड़ की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्मावती, कहीं कहीं नाम कर्णावती भी मिलता है, इसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको? हुमायूं को राखी भेजी थी कि भाई राखी भेज रहे हैं और बहन समझ के हमारी रक्षा की जाए। किससे? गुजरात के शासक बहादुर शाह से। बात समझ में आई? शायद आप लोग नहीं भूलेंगे, और यदि भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोबारा सुन लो। राणा सांगा और कर्मावती, तो किसने भेजी राखी हुमायूं को? कर्मावती ने भेजी, है ना। क्यों? क्योंकि इनका बेटा जो था कौन सा बेटा? विक्रमादित्य छोटा था, और उस समय गुजरात के शासक कौन ने? बहादुर शाह ने। 1535 में गुजरात का शासक बहादुर शाह क्या करता है? आक्रमण कर देता है। किस पर? चित्तौड़ पर। जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्मावती क्या भेजती है? हुमायूं को राखी भेजती है। क्लियर है? बात करें सहल कवर की। कौन सा कवर? सहल कवर। कौन सा कवर? सहल कवर। तो ये कौन था, इनकी बात कर लेते हैं, सुन लीजिए। सहल कवर वो रानी थी सर, सहल कवर कौन सी रानी थी? वो रानी थी सहल कवर जिसने अपना सर काट के दे दिया था। सलुम्बर के सामंत हुए थे। कौन हुए थे सलुम्बर के सामंत? तो आपको बता दूं, सलुम्बर के जो सामंत थे वो थे रतन सिंह चूड़ावत। सुनना, रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत कौन थे? बहुत ही बेहतरीन कहानी है। सलुम्बर के सामंत हुआ करते थे। कौन से सामंत थे? सलुम्बर। सलुम्बर ठिकाना था, और सलुम्बर के सामंत थे कौन? रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत का नया नया विवाह होता है, मतलब नई नई शादी होती है, और किसके साथ होती है? चारुमती के विवाह के अवसर पर औरंगजेब ने सोना रोकने की जिम्मेदारी दी थी रतन सिंह को। पूरी कहानी है, पर मैं आपको बता दूं, सलुम्बर के रतन सिंह की शादी होती है सर सहल कवर से। किससे होती है? सहल कवर, जिनको कहा जाता है हाड़ी रानी। कौन सी रानी? हाड़ी रानी। तो हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है सहल कवर को, ठीक है। रतन सिंह चूड़ावत की शादी होती है किसके साथ? सहल कवर के साथ होती है। और सहल कवर जो रतन सिंह जी थे, रतन सिंह जी युद्ध के मैदान में जाते हैं। कहां जाते हैं? युद्ध के मैदान में, ठीक है। तो सहल कवर जिसे हाड़ी रानी कहते हैं। दोबारा सुनना पूरी कहानी। हुआ क्या था? सलुम्बर के सामंत थे रतन सिंह, ठीक है, और रतन सिंह जी का नई नई शादी हुई थी सहल कवर के साथ, हाड़ी रानी थी।
हाड़ी रानी भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में। ये शादी के कुछ समय बाद जस्ट युद्ध पर जा रहे हैं, नवविवाहित थे बिल्कुल, है ना। और एक मिनट रख देता हूं मैं, नवविवाहित थे, युद्ध पर जा रहे हैं। अब ये युद्ध पे जा रहे हैं तो वहां से निकल गए, महलों से बाहर आने के बाद इन्होंने एक सेवक से कहा कि भाई मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो तू ऐसा कर रानी के पास चला जा। कौन सी रानी के पास? सहेल कंवर के पास। और उनको बोलना कि अपनी कोई निशानी दे दें, क्योंकि मैं युद्ध में जा रहा हूं, युद्ध पता नहीं कब खत्म होगा, निशानी मैं देख लिया करूंगा, है ना। कोई ऐसी निशानी रानी से ले आना कि जो युद्ध में मुझे उनकी याद नहीं आए। जब वो सेवक लौट के सहर कंवर के पास आता है और सहल कंवर से कहता है कि रानी, राजा ने आपकी कोई निशानी मांगी है, तो वो सहल कंवर, वो हाड़ी रानी, वो महान वीरांगना, महान योद्धा, इतनी मतलब तेजस्वी रानी कैसे कहूं मैं आप लोगों से, वो सहल कंवर क्या करती है, कटार निकालती है और कटार निकाल के अपनी गर्दन काट करके दे देती है सेवक को, ठीक है। और गर्दन काट करके दे देती है, और वो इसलिए दे देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच युद्ध में मेरे पति को मेरी याद आ जाए और वो युद्ध से मुड़ करके मेरी तरफ लौट आए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि राजस्थान वीरों की नहीं है, ये तो लीचड़ थे, लीचड़ ही रहेंगे भाई। राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ ऐसी माएँ हुई हैं, ऐसी बहनें हुई हैं, ऐसी बेटियां हुई हैं, ऐसी रानियां हुई हैं जो अपना सर काट के दे देती हैं। उसके बाद रतन सिंह चूड़ावत उस सर को, आपकी युद्ध की कहानी बहुत आगे चलती है, रतन सिंह सहरावत उस सर को देख के बहुत रोते हैं, बाद में उसे गले में टांग लेते हैं और गले में टांग करके युद्ध लड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ दुर्गा स्वयं साक्षात रूप में उनके साथ युद्ध लड़ रही है। तो ऐसी घटनाएं हैं राजस्थान के बारे में जिन्हें सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको सहल कंवर हमेशा याद रहनी चाहिए, हाड़ी रानी हमेशा याद रहनी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि इन्होंने अपना सर काट के किसको, रतन सिंह चूड़ावत को दे दिया था कि महाराज जाओ युद्ध में, अब ना मैं रहूंगी न तुम्हें याद आएगी। ऐसी ऐसी रानियां हुई हैं। तो आप सहल कंवर को कैसे भूल सकते हैं, मैं नहीं सोच पाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे। तो सहल कंवर आपको हमेशा याद रहेगी शायद हाड़ी रानी के रूप में। यस या नो एक बार कमेंट करके बता दें, एक बार कमेंट करके बता दें कि सहल कंवर याद रहेगी या नहीं रहेगी। सहल कंवर वही हाड़ी रानी है जो ये सोच करके कि मेरी याद से चूड़ावत अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, अपना सर काट के दे देती है रतन सिंह चूड़ावत के लिए कि युद्ध में जाओ, है ना। शायद आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आज के बाद सहल कंवर याद रहने वाली है। आप याद रखेंगे उस हाड़ी रानी को, उस सहल कंवर को जिसने अपने पति के लिए सर काट करके दे दिया था, है ना। यकीनन आपको याद रहेगी, मुझे उम्मीद है। चलिए चलते हैं, बिना वैसे ही टाइम बहुत खिंच गया है और इन कहानियों में और टाइम खिंच जाएगा, क्योंकि राजस्थान की गली गली में कहानियां हैं, है ना। गली गली में राजस्थान की क्या है, कहानियां। अच्छा, सहल कंवर के बारे में एक बात और कही जाती है, सहल कंवर के बारे में एक दोहा मिलता है क्या, कि चूड़ावत मांगी सेनानी, चूड़ावत मांगी सेनानी, मतलब चूड़ावत ने निशानी मांगी थी, है ना, और सर काट दे दियो छत्राणी, ठीक है। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी, तो वो थी सहल कंवर, है ना, हाड़ी रानी, जिसने निशानी मांगने पर चूड़ावत की पर सिर काट के दे दिया था। कितनी अद्भुतशाली, कितनी वीर रही होंगी ये महिलाएं। और जिस समाज की महिलाएं इतनी सक्षम होती हैं, ये तो ये आजकल का समय है जो महिलाओं के ऊपर टैग लगा दिया है, क्या अबला, अबला हैं, कमजोर हैं। ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, बस इनकी शक्ति को छिपाया गया है समाज में डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इनको लगे। आप 100 बार एक आदमी से कहो कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तो उसे लगेगा एक बार तो कि मैं झूठा हूं। तो महिलाएं वास्तव में बहुत शक्तिशाली रही हैं इस समाज की, ठीक है। आपके पास उदाहरण हैं बहुत सारे इतिहास में। चलिए चलते हैं आगे। हाँ सर, बिल्कुल गुंजन, चलते हैं आगे सर। अगला प्रश्न हमारा था 55वां क्वेश्चन। जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। देखिए, युद्ध भूमि में जाते समय अपने, अरे बाप रे, अगला ही प्रश्न ये है। और ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों कितनी बार आया है। चलो हाँ, एक बार तो देखिए, राजस्थान पुलिस 2014, है ना, राजस्थान पुलिस 2014 में ये प्रश्न आया है, ठीक है, सहल कंवर वाला। इसके अलावा पटवार 2011 में आया है, पटवार 2011 में आया है। इसके अलावा 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती, 3rd ग्रेड टीचर में ये प्रश्न आया है। कब आया है, 2004 में आया है, 2004 में आया है। LDC 2016 में आया है। इसके अलावा ये प्रश्न कहाँ आया है, बिल्कुल पुलिस में दोबारा रिपीट हुआ है 2009 में, पुलिस में एक बार ये प्रश्न और आया है 2009 में।
है ना, BSTC 2017 में पूछा गया है। अब आप लगा लो, इतनी बार एक ही प्रश्न आ रहा है भाई, क्यों याद नहीं करते, क्यों याद नहीं करते इन प्रश्नों को? राजस्थान पुलिस, पटवार, 3rd ग्रेड, LDC पुलिस, BSTC, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है? ये तो उतना डाटा जितना मेरे पास है, और भी तो एग्जाम हुए होंगे जिनमें प्रश्न आया होगा, तो आपको तो हमेशा याद रखना है। कैसे भूल सकते हैं आप हाड़ी रानी को? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था, वह थी, कौन थी वह? आपको याद होगा, हाड़ी रानी, जिनको मैंने अभी बताया था सहल कंवर, है ना, सहल कंवर। सहल कंवर जो हाड़ी रानी थी, उन्होंने अपना शीश काट करके दे दिया था सर। सहल कंवर ने अपना शीश काट के दे दिया था, किसको? रतन सिंह चूड़ामत को, ताकि उनको याद ना आए। पद्मावती के बारे में आप जानते हो, चित्तौड़ की वो महान वीरांगना। कैसे कह देते हैं लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं? नहीं, कैसे कह देते हैं लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं या लड़कियां कमजोर होती है? हमें तो नहीं लगता। इतिहास उठा के देखो, कभी इतिहास उठा के देखा? इतिहास उठा के देखो, पद्मावती हुई है, जौहर कर लेती है पर अपनी अस्मिता को भंग नहीं होने देती है। हाड़ी रानी हुई है, शीश काट करके दे देती है रतन सिंह को। हीरा दे जैसी महिला को कैसे भूल सकते हैं, जो जिसका पति बीका दहिया, आपको याद हो, जिसका पति बीका दहिया जब गद्दारी करता है, किससे? कानरदेव सोनग्रा से जब गद्दारी करता है और जालौर के राज बता देता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो इसकी खुद की पत्नी थी हीरा दे बीका दहिया को मार देती है। ऐसी पत्नियां जिन्होंने खुद के सर काट के दे दिए, ऐसी पत्नियां जो जौहर की आग में जल गई, ऐसी पत्नियां जो अपने पति की हत्या इस बात के लिए कर देती हैं कि उनका पति गद्दार है। वो नहीं चाहती कि उनसे कहे कोई कि गद्दार की बीवी, गद्दार की पत्नी कहने से अच्छा है कि मैं विधवा होना मंजूर है। तो ऐसी महिलाएं हुई हैं, कैसे कह दोगे आप लड़कियां कमजोर होती हैं? सर, लड़कियां कमजोर नहीं होती, है ना, वहम है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया, पद्मावती को आप जानते हैं, हाड़ी रानी सहल कंवर थी, हीरा देवी का दहिया की हत्या कर देती है। स्वरूप दे कौन थी? तो स्वरूप दे की अगर मैं बात करूं, स्वरूप दे जो थी वो मालदेव की रानी थी, जिसने मंडौर के निकट में बहुजी रो तालाब बनवायो। कौन सा तालाब बनवायो? बहुजी रो तालाब बनवाया है इस महिला ने, याद रखें। स्वरूप दे ने बहुजी रो तालाब बनवाया। कहाँ बनवाया? मालदेव की रानी थी और मंडौर के निकट बनवाया तालाब, है ना, मंडौर के निकट तालाब बनवाया और मालदेव की रानी थी। किसकी रानी थी? मालदेव की रानी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। ये प्रश्न बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर कर। चलते हैं सर, अगला 56वां प्रश्न क्या कह रहा है? चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? आखिर कौन सा कवि था जो चित्तौड़ के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? बताएगा कोई? अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? बताओ भाई, चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? अपनी पत्नी को मार दिया इसने। हाँ बिल्कुल सही है गुंजन। चलिए, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। कब किया? 1303 की बात है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1303 में हम पढ़ते हैं, है ना, चित्तौड़ का साका। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया और वहां पर साका हुआ। और उस साके का विवरण याद रखना, अमीर खुसरो उस युद्ध में साथ आया था। कौन आया था? अमीर खुसरो। 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ। बार बार कह रहा था मैं, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ जीत लिया। तो चित्तौड़ जो जीता था, तो अमीर खुसरो, कौन? अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ आया था, सेनापति था मुगल सेना का। और अमीर खुसरो ने इस युद्ध का, इस नरसंहार का अपना आंखों देखा हाल लिखा है। आंखों देखा हाल किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। कौन सी पुस्तक में? इसकी पुस्तक है ना, खजाइन उल फतूह। कौन सी पुस्तक में? खजाइन उल फतूह पुस्तक में इसने, खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। तो अमीर खुसरो था। बदायूनी आपको याद होगा कब आया था? बदायूनी कब आया था सर? बदायूनी जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। कौन से युद्ध में आया था? हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूनी आया था। बात करें सुलेमान जो था अरब यात्री था और गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज हुए हैं।
कौन हुए? मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय सुलेमान भारत आता है। दुरसा आड़ा, दुरसा आड़ा मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि दुरसा आड़ा कौन था। दुरसा आड़ा राव सुल्तान का कवित्व लिखा है, दत्तानी के युद्ध में आया था। और कहाँ से आया था? अकबर की सेना से, है ना। दत्तानी का युद्ध, दत्तानी के युद्ध में दुरसा आड़ा आता है और इसने, है ना, राव सुल्तान रा कवित्व लिखा है, राव सुल्तान रा कवित्व लिखा है, ठीक है। और बात है कब की? जब राव सुल्तान ने दत्ता जी का युद्ध लड़ा था, सुल्तान आया था, उधर वर्सेस अकबर की सेना आई थी, ठीक है। तो ये हो गया इन सबका पोस्टमार्टम। क्या? अमीर खुसरो खुद आता है चित्तौड़ के युद्ध में, चित्तौड़ पर जा आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, राणा रतन सिंह, पद्मावती उसी से जुड़े हुए हैं सब। चित्तौड़ का जो अपना युद्ध है उसे अपन पूरा पढ़ेंगे डिटेल में बेटा। चित्तौड़ का साका हुआ। अमीर खुसरो ने अपनी खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक में इस युद्ध का विवरण किया है। बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में भारत आया था। सुलेमान एक अरब यात्री था, मिहिर भोज के समय भारत आता है और मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताता है। दुरसा आड़ा अपना जो दत्तानी का युद्ध हुआ है उसमें आया था, राव सुल्तान ने लिखा। आगे चलते हैं 57वां प्रश्न। क्या कह रहा है 57वां प्रश्न? जल्दी से देख लो। 15वीं शताब्दी में, वाह क्या प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में कौन महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? सर कल जब हम क्लास ले रहे थे, जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास देखी हो तो मैंने आपको बताई थी चंपानेर की संधि बताई थी, और चंपानेर की संधि मैंने आपको बताया था कि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा और गुजरात के दोनों शासकों ने चंपानेर की संधि कर ली और उसके तहत वो क्या करवाना चाह रहे थे? मेवाड़ पर आक्रमण करवाना चाह रहे थे कि दोनों की सेनाएं एक साथ मेवाड़ पर आक्रमण करेंगी। होता भी यही है, महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ पर दोनों की सेनाएं एक साथ आक्रमण करती हैं, पर क्या हो जाती हैं? पराजित हो जाती हैं। दोनों सेनाएं एक साथ, मालवा गुजरात की सेनाओं को हरा देता है महाराणा कुंभा। और फिर अपनी विजय के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु, कौन से विष्णु? इनके जो इष्ट देव थे वो थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को साक्षी मानकर, या ऐसे कहते हैं अपन कि भगवान जो विष्णु थे, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव को ये समर्पित करता है। क्या? विजय स्तंभ। क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। सर किसने? महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के जो शासक थे उनको पराजित कर करके भगवान विष्णु को समर्पित एक क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। इस विजय स्तंभ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। इसको क्या कहा जाता है? इसको विजय स्तंभ जो था इसको कहा जाता है सर, अलग अलग है, जैसे मूर्ति कला का विजय स्तंभ के नाम सुन लीजिए आप बस, जो अलग अलग प्रश्नों में पूछे गए। मूर्ति कला का, है ना, विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश। मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और सुनो, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है मूर्तियों का। यहाँ पर विष्णु ध्वज लगा हुआ है तो इसको विष्णु ध्वज भी कह देते हैं लोकल लोग, है ना। क्या कह देते हैं? विष्णु ध्वज। इसको गरुण ध्वज भी कहते हैं। कौन सा ध्वज कहते हैं? गरुण ध्वज भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कह देते हैं। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, मूर्तियों का विश्वकोश कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा क्या क्या? मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, है ना, विष्णु ध्वज, गरुण ध्वज, या फिर इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ हालांकि अलग है, लेकिन इसे भी कीर्ति स्तंभ कह दिया जाता है। आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए। कौन से युद्ध में? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ आपको याद रखना है। एक साइड में थे महाराणा कुंभा, दूसरी साइड में थे कौन? मालवा प्लस गुजरात की संयुक्त सेना, ठीक है। मालवा गुजरात की संयुक्त सेना, इधर राणा कुंभा की विजय होती है। अपनी विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दुर्ग वो बनवाते हैं? स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाते हैं। कौन सा स्तंभ बनवाते हैं बेटा? विजय स्तंभ बनवाते हैं। इस विजय स्तंभ को मूर्तियों का विश्वकोश कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, विष्णु ध्वज, कीर्ति ध्वज, है ना, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके। आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रश्न है अब तक राजस्थान की परीक्षाओं में कम से कम 12 से 13 बार आ चुका है। 12 to 13 टाइम्स आ चुका है यही क्वेश्चन, एक प्रश्न। क्या? विजय स्तंभ। कभी पूछता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कभी पूछता है विजय स्तंभ क्यों बनवाया, है ना। अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। कभी पूछता है कि बताइए मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं, कभी पूछता है मूर्तियों का विश्वकोश किसे कहते हैं। कुल मिला के अलग अलग तरीके से 12 से 13 बार ये प्रश्न आ चुका है। 12 से
13 बार ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है सर क्या, विजय स्तंभ। अब बात करता हूं मैं कुंभलगढ़ की, है ना। कुंभलगढ़ क्या है, तो देखिए कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसे कहते हैं मेवाड़ व मारवाड़ का, मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी, सीमा प्रहरी क्या कहते हैं, मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी किसे कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। 36 किलोमीटर की दीवार है इसका परकोटा, ठीक है, 36 किलोमीटर का इसका परकोटा है। इसे मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। किसको, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। मचान किला, नाम से पता चला है मचान, मचान क्या होता है, ऊंची एक जगह जहां पर खड़े होकर निगाह रखी जाती है। तो मचान का जो किला है वो बेटा सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है मचान का किला, सिरोही में। और किस लिए बनवाया गया था तो वो सुन लीजिए, एक जाति होती है मेर जाति। कौन सी जाति, मेर जाति। तो मेर जाति पर नियंत्रण हेतु बनवाया गया था। कौन सी, मेर जाति पर नियंत्रण हेतु बनवाया गया किला। क्लियर, दोबारा सुन लीजिए, मचान किला मेर जाति पर नियंत्रण हेतु बनवाया गया था सिरोही में। बात करें शांतिनाथ, शांतिनाथ बेटा क्या है, ये एक जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है। और इस जैन मंदिर का निर्माण करवाया किसने, महाराणा, अच्छा ये जुड़े हुए महाराणा कुंभा सिंह हैं, याद रखना। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया, मचान किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया, शांतिनाथ मंदिर का निर्माण भी, शांतिनाथ जो जैन टेम्पल है इसका निर्माण भी किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। इसके कोषाध्यक्ष थे वेलका भंडारी, कोषाध्यक्ष कौन थे, वेलका भंडारी। और वेलका भंडारी की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके निर्माण, वेलका भंडारी के निर्माण देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। किसका, शांतिनाथ जैन मंदिर का। ये डाटा आप देखिए, जब लगातार क्लासेस लोगे तो कई चीजें आपको जुड़ी हुई मिलेंगी आपस में, ठीक है, यहां तक क्लियर है। विजय स्तंभ मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है, मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है, विष्णु ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहलाता है। कुंभलगढ़ मेवाड़ एवं मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहते हैं। मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी किसे कहा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग को। पूछा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा। कासे कुंभा कासे कुंभलगढ़, कासे कुंभा कासे कुंभलगढ़, क्लियर, कासे कुंभा कासे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया। और मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा प्रहरी कहलाता है। मचान किला कुंभा ने बनवाया सिरोही में मेर जाति पर नियंत्रण हेतु। और ये जैन मंदिर है जो बनवाया गया। अगला प्रश्न, बहुत टाइम लग गया आज समझाने में, चीजों को समझाने में, क्या बीच बीच में स्टोरियां सुनाई, हमने सहल कंवर जैसी महिला की बात की, रूपा दे, है ना, ऐसी ऐसी महिलाओं की बात की है। चलिए अगला प्रश्न 58वां, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। शायद ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता तो रहा हूं, एक प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये रहा, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, शेरशाह वर्सेस मालदीव, 8 खम्भों की छतरी तो उनकी है, महाराणा प्रताप की, ठीक है। चलिए सर, तो अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। तो गिरी सुमेल का युद्ध, ए ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल सही है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, ऑप्शन ए आ चुका है। तो गिरी सुमेल के युद्ध की यदि मैं बात करूं मित्रों, तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो मैं आपको बता दूं कहां लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी और मालदेव के 2 सेनापति लड़े थे इसमें, है ना। अगर मैं गिरी सुमेल के युद्ध की बात करूं तो इसमें 2 साइड से सेना थी, एक साइड से था शेरशाह सूरी और दूसरी साइड से था मालदेव। और मालदेव के 2 सेनापति थे सर, ठीक है, मालदेव के 2 सेनापति थे। मालदेव के सेनापति कौन थे, जैता और कुंपा, है ना। कौन कौन थे, जैता व कुंपा, जैता व कुंपा। 1544 में लड़ा गया युद्ध। कब लड़ा गया, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया। किस किस के मध्य, शेरशाह सूरी व मालदेव के सेनापति जैता व कुंभा के मध्य लड़ा गया। अच्छा, गिरी सुमेल है कहाँ, तो याद रखिए ये है पाली जिले में। कहाँ है, पाली जिले में। और इसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। कहाँ पर पड़ता है गिरी सुमेल, पाली में पड़ता है। विजयी कौन हुआ, शेरशाह सूरी विजयी हुआ। और इसी दुर्ग के बारे में कह रहा था कि 1 मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। इसी के बारे में कह रहा था कि 1 मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आप लोगों को याद रहेगा कब हुआ है, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है, क्लियर। बात करें 1578 में क्या हुआ गुरुजी, तो 1578 में हुआ प्रताप और मुगल सेना के बीच युद्ध। कहां पर, कुंभलगढ़ का युद्ध। 1578 कब हुआ, 1578 में हुआ कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का युद्ध।
कंबलगढ़ का युद्ध हुआ 1578 में, महाराणा प्रताप, और सेनापति था शहबाज खां मुगलों का। 1570 की बात करें, नागौर दरबार 1 लाख, कितनी बार पूछा जा चुका है भाई ये प्रश्न, 1570 नागौर दरबार। मतलब एक प्रश्न में मैं आपको कितने प्रश्न करा रहा हूं। एक प्रश्न ये हो गया कब हुआ, कहां हुआ, वर्तमान पाली, किस किस के मध्य हुआ वो भी बताया, कौन जीता ये भी बताया। पूछ लिया जाता है ग्रीष्ममेल के युद्ध में किसकी वजह हुई थी, तो शेरशाह सूरी की वजह हुई थी। अगला प्रश्न 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, 1570 में नागौर दरबार, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। नागौर दरबार कब, 1570 में नागौर दरबार हो गया। 1587 में मान सिंह को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है, कहां पर, यहां पर 1587 में। कौन, जयपुर वाला मान सिंह, है ना, जयपुर वाले मान सिंह को, है ना, अकबर ने कहां बनाया था, बिहार व बंगाल का सूबेदार। बिहार व बंगाल का कौन बनाया, सूबेदार बना दिया बिहार व बंगाल का, किसने, अकबर ने, किसको, जयपुर वाले मान सिंह को। क्लियर, चलें आगे, चलते हैं 59वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न, क्या है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल, अरे वाह, देखिए यहां से कई प्रश्न निकलेंगे। फारसी इतिहासकार कौन, अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है। राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है। भाई साहब वास्तव में बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आपको बता दूं ये प्रश्न 2021 में आया है, आरपीएससी की परीक्षा 2021, आरपीएससी की परीक्षा 2021 में आया है। किसी को यदि परीक्षा का नाम जानना हो तो लिख लेना, तकनीकी शिक्षा विभाग, है ना, प्रवक्ता, आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग, परीक्षा 2021 में आया है, जो 12 मार्च को हुई थी, 12 मार्च को परीक्षा हुई थी। एक वरिष्ठ अध्यापक 2019 में भी आया, वरिष्ठ अध्यापक 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। करंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, 2 ही बार पूछा गया है, हो सकता है और भी बार पूछा जाए, है ना। यादवेंद्र पाराशर गुरुजी, राधे 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 भैया। देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, और अभी 19-21, ठीक है, तो और भी पूछे जाने की संभावना है इसकी। याद रखना, फारसी इतिहासकार अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है, किसको हसमत वाला शासक कहा है, तो आपको याद रखना है मित्रों, किसको कहा है, मालदेव, सही उत्तर है मालदेव, ठीक है, मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। मालदेव को कौन सा शासक कहा है, हसमत वाला शासक कहा है। बात करूं राव दूदा की, तो राठौर वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक हैं ये, राव दूदा राठौर वंश की कौन सी शाखा, मेड़तिया शाखा के संस्थापक हैं, ठीक है, कौन, राव दूदा ने राठौर वंश की मेड़तिया जो शाखा है उसका क्या किया है, स्थापना की है सर, ठीक है, तो याद रहेगा राव दूदा राठौर वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक हैं। बात करें कल्याणमल की, तो बीकानेर का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, कौन, कल्याणमल। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन से ये पूछे जाते हैं सर कि अकबर ऐसा कौन सा राजा था, कौन से वंश का, तो बात आएगी बीकानेर का कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पहला, तो याद रखना, है ना, बीकानेर का, कहां का, बीकानेर का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की कौन था, कल्याणमल पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मेड़तिया शाखा का संस्थापक राव दूदा है। मालदेव को क्या कहा है, हसमत वाला शासक कहा है, हसमत वाला शासक मालदेव को कहा है। इनमें से कोई नहीं का मतलब ही नहीं है। चलते हैं आगे, आज का अंतिम प्रश्न है ना, आज का बहुत ही अंतिम प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, प्रश्न 60। आज तो बहुत टाइम लग गया क्लास को, चक्कर है बहुत सारी कहानियां भी तो आपको बीच बीच में बताई है मैंने। तो प्रश्न 60, किस महाराणा प्रताप का गलत है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मतलब कौन रोल मॉडल रहा है महाराणा प्रताप के लिए, जिनके पद चिन्हों पर चल के महाराणा प्रताप ने इतनी ख्याति प्राप्त की है। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन रहा है सर, ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन रहा है ये आपको बताना है। क्लियर है मेरे हिसाब से।
महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन रहा है, ये आपको बताना है। पटवार 2011 और सेकंड ग्रेड टीचर 2018, है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, 2011 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2016 में पूछा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन है, कौन था महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए भी बता देता हूं कि महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है भैया, कौन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक वो है रावचंद्र सेन। कौन है, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन कौन थे, तो वो सुन लीजिए। रावचंद्र सेन जोधपुर के शासक थे। 1570 में हुए अकबर के नागौर दरबार में जाने से मना कर देते हैं और संपूर्ण जीवन अकबर से संघर्ष करते हुए बिताते हैं। इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है किसको, रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ठीक है, क्लियर। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। कौन थे, बार बार बता रहा हूं, जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक हैं भैया, ये जोधपुर के राजा हैं जो अकबर के नागौर दरबार में नहीं जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। अकबर के नागौर दरबार में नहीं जाते हैं, उसका विरोध करते हैं और आजीवन जब तक जीवित रहे अकबर से संघर्ष करते हैं। कोई संधि नहीं होगी, अकबर से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। राव अनूप सिंह कौन है, तो राव अनूप सिंह की यदि मैं बात करूं तो औरंगजेब ने, है ना, इनको एक उपाधि दी है माही मरातिब, है ना, माही मरातिब की उपाधि दी है किसने, अकबर ने। माही मरातिब की उपाधि दी है किसने, है ना। आगे बात करें राय सिंह की, तो राय सिंह को कहा जाता है राजपूताना का कर्ण। राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है, महाराजा राय सिंह को। और राव सिया को कैसे भूल गए, राठौर वंश का संस्थापक है। कौन सा, राठौर वंश का संस्थापक। क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर है मेरे हिसाब से। क्या, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन। क्यों, जोधपुर के राजा थे, अकबर के नागौर दरबार में नहीं गए थे, उसका विरोध किया था और आजीवन अकबर के विरुद्ध रहे थे, संघर्ष किया था, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। राव अनूप सिंह माही महारथिव की उपाधि दी गई और महाराजा राय सिंह राजपूताना का कर्ण कहे जाते हैं। राठौर वंश के संस्थापक राव सिया थे, ठीक है मित्रों। और ये देखिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की क्लास वास्तव में लंबी रही है थोड़ी सी, है ना, और मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का जो प्यार है वही हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे कल मॉक टेस्ट 7 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।